हर बार की तरह आज भी बड़ी बेसब्री के बाद ये त्योहार वाला दिन आया है। पूरा ऑफिस खाली है, जैसे लगता हो कोई बड़ा सा गुल्लक, लेकिन उसमें एक भी चिल्लर ना हो। आज मैं भी बहुत खुश हूं। आखिर पूरे 8 महीने बाद घर जा रहा हूं, जहां माँ, पत्नी और अपने ससुराल से अगर दीदी आई होगी तो मेरा इंतजार कर रही होंगी। सबसे प्रमुख बात त्योहार भी दिवाली का ही है। हर तरफ रंग बिरंगी झालर, कोई लाल, पीली, हरी, नीली, सब अलग ही छटा बिखेरी हुई हैं। हल्की सी हवा में वे हिलकर अजब ही सौंदर्य का बोध कराती हैं। और दुकानों पर रंग बिरंगे पटाखों की लड़ी लगी है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई हल्की आवाज और कोई घर हिला देने वाला सुतली बम। बच्चों का झुंड भूखे भेड़ के झुंड की तरह पटाखों पर टूट पड़ा है। अद्भुत दृश्य है और मन ही मन में आनंद की लहरें हृदय के सागर में गोता लगा रही हैं। इन सब को देखकर अपना बचपना किसी चलचित्र की तरह सामने चलने लगता है। ये देखते देखते अपने क्वार्टर पर पहुंचा। भाग दौड़ीच के साथ जल्दबाजी में एक बैग में कप टी, चार्जर, लैपटॉप वगैरह रख स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ने भागा। ऑटो वाला मिला। मैंने कहा, चल भाई, झटपट स्टेशन पहुंचा दे। ऑटो वाला अपने चिर परिचित रफ्तार में ऑटो लेकर चलने लगा और हमेशा की तरह मुंबई की सबसे तकलीफ, ट्रैफिक जाम सुरस्सा राक्षसी की तरह रास्ते में मुंह फैलाए खड़ी थी। आज ट्रैफिक जाम बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे किसी प्रेयसी को सावन की ठंडी बूंदें भी तपती ज्वाला की भांति प्रतीत होती हैं। हौले हौले बढ़ता ऑटो मानो लग रहा है कि हर सेकंड में 24 घंटे का समय बिता दे। ट्रैफिक खुला और ऑटो सरपट भागा। अपने मंजिल को पाकर ही ऑटो रुका। मैंने पैसे पहले ही निकाल कर रखे थे रोज के अनुमान से। मैंने झट से उसे पैसे थमाए और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी पीछे से ऑटो वाले की आवाज आई, भाई बाकी पैसे ले लो। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, भैया दिवाली का शगुन समझकर रख लो। वह मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। मैंने स्टेशन के अंदर प्रवेश किया और गाड़ी का पता किया, जो पूरे 1 घंटे देरी से थी। चूंकि मेरी वातानुकूलित कंपार्टमेंट में सीट थी तो कोई समस्या होने से रही। स्टेशन पर ही बगल की दुकान से मैंने एक मासिक पत्रिका ली और समय बिताने के लिए वेटिंग रूम में आराम से बैठ गया। मैंने पत्रिका खोली और नए नए मुद्दों पर लिखे लंबे चौधे लेख पढ़ने लगा और बड़ी गूढ़ता से अपने विचारों में उसे आलोचित और समयोजित करने लगा। खाली बैठने पर अक्सर लोग यही करते हैं। वहां मुश्किल से 8 या 10 लोग होंगे और सब अपने फोन में व्यस्त दिख रहे थे। आजकल डिजिटलीकरण के दौर में उम्मीद भी यही की जा सकती है। मैं डिजिटल मीडिया का प्रयोग कम ही करता हूं। मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूं। बचपन से मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और समय मिलते ही मैं कोई ना कोई पत्रिका या किताब में खो जाता हूं और उसे समझने का प्रयास करता हूं। मैं काफी देर से ही पत्रिका पीआरएच रहा था। तभी मेरी नजर अचानक सामने वाले कॉर्नर पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। मैं उसे ही देखता रह गया। वह बेहद खूबसूरत थी, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल रही होगी। कपूर माफिक गोरा बदन, मृगनयनी, सुंदर होंठ सुर्ख गुलाबी मूंगे जैसे चमक रहे थे। वह अपने फोन में व्यस्त थी। शायद वह कुछ देख रही थी या सुन रही हो। हेडफोन जो लगाया था उसने, गुलाबी टॉप और नीली जीन्स उसने पहनी हुई थी, जो उसके बदन की कसावट में खुद को कसे जा रहे थे। उसके यौवन गुलाबी पंखुड़ियां की भांति आकर्षण युक्त थे। मैं किताब से छुप छुप कर उसे देखता रहा। तभी अचानक रेलवे की सूचना ध्वनि ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अभी ट्रेन चलने में 15 मिनट बाकी थे। मैंने उतरकर पानी की बोतल खरीदी और चढ़ने लगा। बोगी में तभी वह लड़की मेरी तरफ आती दिखी। मैं डब्बे में लगे हैंडल को पकड़े उसे निहारने लगा। वह मेरे एकदम करीब आकर बोली, हेलो, रास्ता देंगे आप? अचानक ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसे रास्ता दिया। वह मेरे ही कंपार्टमेंट में चारेज गई और मेरे ही सीट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। सच बताऊं, मैं तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब हमारे साथ सिर्फ रात और एक लंबा सा सफर था। मैं भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल दी और मैंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया। उसकी मीठी आवाज ने मन को अजब ही सुकून दिया। फिर हमारी औपचारिक बात शुरू हो गई, जैसे काम, छुट्टी, मुंबई की आदि। बातों ही बातों में पता चला कि वह यहाँ फैशन मॉडलिंग की पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों करती है। मैंने उससे बोल दिया कि आप बेहद खूबसूरत हो, मन करता है देखता रहूं। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी। हमारी बातें आगे बढ़ी और मुझे ऐसा लग रहा था वह भी मेरे करीब आ रही है।
तभी खाने का ऑर्डर लेने वाला आया और हमने ऑर्डर दिया। अब मैं फिर उससे बातें करने लगा और धीरे धीरे हम मुंबई को पीछे छोड़ देते रहे थे, लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मैं घर परिवार, अपनी सीमाओं को दिमाग में न याद आने वाले हिस्से में छोड़ देकर पुराने समय में जब मैं कुंगारा था वहां प्रवेश कर चुका था। उससे पता चला वह मेरे शहर में उसकी दीदी के यहां जा रही है। वह उनसे 5 साल बाद मिल रही है, जो उनकी बुआ की बेटी है। धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन गई। हमने खुलकर बातें करनी शुरू कर दी और कई बार मैंने उसे नॉनवेज चुटकुले सुनाए, जिस पर उसने कंटीली मुस्कान दी। मैंने मॉडलों के बारे में सुना था कि वे बड़ी तेज होती हैं और आज देख भी लिया। उसने यह भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसका अब ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वह किसी और को भी डेट कर रहा था। मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं तो सिंगल हूं। उसकी खूबसूरती में इतना डूबा था कि अपना अस्तित्व ही भूल गया था कि मेरा तो सब कुछ वह है जो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। तभी अचानक बोगी के बाहर आवाज हुई। खाने वाला आया था। हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद हमने सोने की तैयारी की और अपनी अपनी सीट पर लेटे लेटे हम दोनों बातों में फिर मशगूल हो गए। बातों बातों में कभी कभी मैं अपने हाथ पीठ पर छू देता था, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। वह भी मेरे साथ कर रही थी। धड़धड़ की आवाज से रेल अपने चरम गति में पटरियों को पीछे धकेल रही थी और बाहर कितने गांव, गली, शहर पीछे छूट जा रहे थे। हम दोनों बाहरी दुनिया में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बस अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। रात के 1 बज गए थे, लेकिन दिन भर के काम और भाग दौड़ के बाद भी आंखों में नींद का आता पता नहीं था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों लेकिन करीब जरूर आ रहे थे। लगभग 1 घंटा और बीता होगा, यानी आधी रात कट चुकी थी। रात पूरे शबाब पर थी और रेल की चाल भी। वह अब अपनी सीट से उठकर मेरी सीट पर थी। हम दोनों एक दूसरे के अंतर्मन में उतर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी हमारी दूरियों में कमी आई। उसकी सांसों की बढ़ती तेजी मेरी सांसों को पूरी तरह से स्पर्श कर रही थी। उसके जिस्म और यौवन का प्रवाह मुझ पर अपनी पूरी ताकत से अधिकार और वार कर रहा था। जैसे समुद्र के किनारे बैठे किसी शख्स को उसकी तेज लहरें नहलाकर चली जाती हैं, लेकिन वह भीग कर आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक वैसे ही मैं भी हर पल आनंद में डूब रहा था। मेरे मन में यही था कि ये वक्त यहीं पर ठहर जाए। उसके साथ हो रही प्रेम हवन में दोनों के जिस्म अपनी अपनी आहुति पूरे मन से दे रहे थे। न वक्त की परवाह और न ही जगह, न ही सफर। बस अजीब सी मंजिल की तलाश में 2 यात्री चल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे में उतर गए थे और अब दोनों के चेहरे पर अलग मुस्कान थी। उसने प्यार से मेरे गालों पर चूमा और फिर मेरे सीने पर सिर रखकर किसी बच्चे की भांति सोने लगी। मैं भी उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और दोनों नींद की गोद में आ गए। सुबह हुई, हमारा स्टेशन आया और हम दोनों आखिरी बार गले मिले और अपने अपने गंतव्य को निकल लिए। हम इतने करीब आए, लेकिन मैंने ना उसका फोन नंबर लिया और न ही उसका कोई सोशल मीडिया का पता। शायद ये मेरी मूर्खता भी थी। मैं स्टेशन से सीधे बाजार गया मिठाई और कुछ अन्य सामान लेने, फिर लगभग 2 घंटे देरी से घर पहुंचा। अमूमन मुझे स्टेशन से घर आने में आधे घंटे का समय लगता है। घर पहुंचने पर माता पिता के पैर छुए और फिर पत्नी भी मिली। मैं अपने कमरे में आया, तभी मेरी पत्नी ने थोड़ी देर रुककर कहा, सुनो जी, मुझे आपको किसी से मिलाना है। मेरी बहन जो शादी में ना आ पाई थी, मैंने उसे त्योहार पर घर बुलाया है। मैंने भी सहमति दी। तभी उसने आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक लड़की पीले सूट में कमरे में आई। उसे देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही थी जो रात भर मेरी सहयात्री थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और नमस्ते बोलकर चली गई। उसे देखकर मेरी तो जैसे जबान ही बंद थी। लगभग 1 घंटे बाद मैं उससे मिला अकेले में। तब मैंने उससे कहा, सॉरी, हमसे शायद भूल हो गई। उसने कहा, भूल हम दोनों से हुई जीजा जी, और अब भूल को भी भूलकर त्योहार का आनंद लीजिए। एक हंसी सपना समझकर उसे भूल जाइए और मैं भी। दीदी को कुछ पता न चले, वरना वे बहुत दुखी होंगी। इतना कहकर वह अपनी दीदी के पास चली गई। मैं अकेले बैठकर उसी हंसी भूल के बारे में सोचता रहा।